आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे मोदी और ट्रंप की। मोदी के लिए ट्रंप की दीवानगी अलग अलग बयानों के जरिए सामने आ रही है। ट्रंप ने G7 में मोदी के सामने कहा कि वो बेहतरीन नेता हैं, ताकतवर हैं और डिसीजन मेकर भी हैं। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। ट्रंप अब इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जितने बड़े देश को लीड करते हैं वो आसान काम नहीं है। मोदी का मिजाज जितना सख्त है वो उतनी ही शानदार नेता भी हैं। वो समझदार इसलिए हैं क्योंकि युद्ध से दूर रहते हैं। मोदी पर अगर कोई हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहे तो डायरेक्टर को हॉलीवुड में ऐसा रोल निभाने वाला किरदार ही नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बातें कही हैं। आप भी सुनिए ट्रंप ने मोदी की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े। तो अब देखिए, ट्रंप जब मुलाकात हुई दोनों नेताओं की तब भी ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही थी और जब वो अलग से इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका ये तक कह देना हर्षवर्धन जी कि हॉलीवुड में अगर कोई उनके ऊपर, उनके किरदार पर अगर कोई मूवी बनाना चाहे तो उनके किरदार को निभाने वाला एक्टर नहीं खोज पाएंगे, इतने ताकतवर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, एक तो ये इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जब भारत की जनता किसी को 3 बार लगातार चुने तो ये भारत का कलेक्टिव विजडम इतना कमजोर नहीं होता है। और इसीलिए भारत के जो भी प्रधानमंत्री जनमत से चुनकर आए, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मतलब उनके लिए, सबके लिए सम्मान है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो प्रधानमंत्री जनमत से पूरी तरह से चुनकर आया उसका स्थान भारत में अलग है। आप नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक देख लीजिए। और चूंकि ये 3 बार लगातार चुने जाने वाले प्रधानमंत्री, जैसे हम नेहरू जी की बात करते हैं तो सिर्फ अकेले ये व्यक्ति हैं, तो अब ये भी एक वजह बनती है। दूसरा, जब एक साथ एक कोई लीडरशिप आपको लंबे कालखंड के लिए काम करने का अवसर मिलता है तो आप जरा सोचिए ना, सामने वाला आया गया और दूसरा क्या है, वो खड़ा हुआ है तो कहेगा कि भाई तुम तो अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, तुम्हारी तो स्थिति ही नहीं थी कि तुम पहले लड़ पाते। बराक ओबामा से लेकर और ट्रंप के 2 कार्यकाल, बाइडेन का कार्यकाल, तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था। ये एक वजह। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है वो देशवासियों को ध्यान से समझना चाहिए। कोई ट्रंप मोदी को प्रेम नहीं करता। इस भ्रम से बाहर निकलिए। और बड़ा अच्छा किया उनसे जो सवाल एक्सॉइस के वो जो एंकर रिपोर्टर थे उन्होंने जो पूछा, तो उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया है जिससे ट्रंप दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं। उसमें एक का नाम है जिनपिंग, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोनों ट्रंप को गुंजाइश देने को तैयार नहीं। दोनों ट्रंप की हरकतों का जवाब अपने तरीके से देते हैं। और आप देखिए, ना तो जिनपिंग रिएक्ट करते हैं ना मोदी रिएक्ट करते हैं। अच्छा, आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, गुस्से में हैं, फटफटाते चले जा रहे हो, सामने वाला चुपचाप खड़ा है शांति से, जहां अवसर मिला वो काम कर दिया। फिर आपने कहा कि अरे ये तुमने कैसे कर दिया, वो फिर कुछ नहीं बोला। ट्रंप पूरी तरह से खीज में रहते हैं और ये दिखा भी। वो बहुत असहज थे क्योंकि असहज मुलाकात तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी एक परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे थे, अपना जो मैसेज देना था वो भी दे दिया। लेकिन ट्रंप वो सब भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अगर इसको एक लाइन में कहूं कि जैसे आप किसी के पीछे पड़े हों, थोड़ा सा अलग तुलना है, लेकिन किसी के पीछे पड़े हों प्रेम में और वो आपको लोड ही न ले, तो आपके दिमाग में 24/7 वही घूमता है। ट्रंप के दिमाग में 24/7 जिनपिंग और नरेंद्र मोदी चलते हैं। अभी जो घटनाक्रम है उसको भी उससे जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन इससे एक लाइन और, इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी भारत के हितों के साथ जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं। और वो अपनी बैठक में भी प्रधानमंत्री ने बताया, जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसमें भी अपने हितों की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अब ट्रंप किस तरीके से बयान देते हैं नेताओं को लेकर, एक और मसला आपको बताते हैं। ट्रंप ने मेलोनी को गुस्सा दिला दिया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी फिर से चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया। दरअसल ट्रंप ने पहले मेलोनी पर कमेंट किया, जिसके जवाब में मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार किया। पूरा मामला यह है कि ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेलोनी G7 के दौरान मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये बात जब मेलोनी तक पहुंची तो उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया, कहा कि ट्रंप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं इटली से हूं और इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti
अब देखिए, नई बात नहीं है, ट्रंप समय समय पर अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए ऐसे बयान देते हैं। यहाँ इटली की प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया तो इटली की प्रधानमंत्री ने करारा जवाब भी दिया है। उनके विदेश मंत्री जो अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो जानबूझकर विजय जी हरकत ट्रंप करते हैं, डिमीन करना, दूसरे देशों को कुछ नहीं समझना और फिर ये दिखाना कि मैं ही हूं जो हूं सबसे पावरफुल, सब मेरे इर्द गिर्द आते हैं और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन सामना मेलोनी से हुआ है इस बार। बिल्कुल, आपने ठीक से उनको एनालाइज किया है ट्रंप साहब को, और वो इसी तरह का बिहेव करते हैं कि कभी अच्छा एक भाव उनका स्थायी नहीं है, कोई सम्मान का भाव हो या सम्मान का भाव हो वो स्थायी। एक तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट हेड किसी दूसरे स्टेट हेड के लिए इस तरह की बात करेगा? मतलब ये कौन सा तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता। और महिलाओं के लिए खासतौर से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका ये रवैया है और इसलिए बहुत सम्मान उनका दुनिया भर में नहीं है। वो भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो, मैं उनको ताकतवर राष्ट्रपति नहीं कह रहा, एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति है, उसके बाद भी उनका, बल्कि मैं कह रहा हूँ उससे सम्मान कम हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति का दुनिया भर में, जो लोग सीरियसली उनको नहीं लेते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब वो हमारे प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर रहे हैं तब भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि एक तो इनका भरोसा नहीं है। आज का ये भाव है, कल किसी बात पर और नाराज हो जाए तो वो कहें कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, ये किया, वो क्या। ये तो वही राष्ट्रपति ट्रंप है ना जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा 10 बार कि मैंने ही समझौता करवाया, मैंने ही इसको रुकवाया, ये सब किया। और अगर वो इतने ही प्रसन्न है प्रधानमंत्री मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से इतने प्रसन्न है, मतलब भारत से प्रसन्न है ना, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के हित में अमेरिका क्या कर रहा है? एक भी काम उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जितना नुकसान इस दौरान हुआ है वो भारत का ही अमेरिका ने किया है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि 2 लोगों से वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, शी जिनपिंग से, चाइना के प्रीमियर से, और भारत के प्रधानमंत्री से। और वो उन दोनों के खिलाफ ही या कभी सम्मान में कभी कुछ बोलते रहता है। मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मेलोनी के लिए भी जो बोला उन्होंने, ये तो मतलब शर्मनाक है मेरे हिसाब से। उनका ये कहना कि गिड़गिड़ा रही थी, मुझे उन पर तरस आ रहा था। जरा सोचिए, कोई एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे के साथ फोटो खिंचाने के लिए कोई परेशान होगा? हाँ। जहां आप इतनी मीटिंग से मिल रहे हैं, जहां फोटो खींचनी, मुझे तो देखिए, मुझे लगता है कि एक अनस्टेबल माइंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप बिहेव करते हैं। आज अभी कुछ आया, फितूर चढ़ा हुआ, अच्छा आज ये बोल देते हैं, कल को फितूर कुछ और चढ़ गया, वो उस तरह से बोल देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो सबसे पावरफुल है, जिसके पास हर तरह की, जिसको कहते हैं माइट है, उसके राष्ट्रपति। इसके पीछे दरअसल कारण है कि जब ट्रंप ने पोप पर हमला बोला था, उस समय मेलोनी ने ट्रंप का बहुत विरोध किया था और ट्रंप से कहा था कि भाई दायरे में रहकर बोलना चाहिए। उसके बाद से ट्रंप उस तरीके से नाराज चल रहे हैं मेलोनी के ऊपर। लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप को कम से कम अपने पद की गरिमा, अमेरिका की गरिमा का, एक महिला की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। और मेलोनी तो बहुत ट्रंप के भरोसेमंद रही है। जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था तो अकेले यूरोपियन नेता थी जो शपथ ग्रहण के अंदर शामिल हुई थी, और उसके बाद भी ट्रंप और इटली के, मतलब अमेरिका और इटली के संबंध बहुत अच्छे बने रहे। इस तरीके से बयान थे कि ट्रंप इटली के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है। उनके विदेश मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया है। तमाम देश के लोग इकट्ठे हो गए, सारी विपक्षी पार्टियां, साथ की पार्टियां, सब बयान दे रही कि भाई पूरे इटली का अपमान है। तो ट्रंप को देखना चाहिए। आप कभी कनाडा को कहते हो कि आप 51वां राज्य बन जाओ, कभी आप किसी देश के बारे में कुछ कहते हो, कभी भारत के बारे में आप कहते हो कि भारत नरक है। किस तरीके से, मतलब कोई भारत की इकोनॉमी को आप कहते हो कि डेड इकोनॉमी है। ठीक है क्या भाई, भारत इस तरह से आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, समय समय भारत आपको संदेश दे रहा है, लेकिन आप दुनिया के तमाम देशों के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आप कहते हो कि पत्नी ने थप्पड़ मार दिया इसलिए उनके चेहरे पर भी सूजन है। इस तरीके से आप तमाम राष्ट्राध्यक्ष को अपमानित करने का काम करते हो और आपको लगता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब मेरी बात को सुनेंगे। अब ऐसा नहीं है मिस्टर ट्रंप, अब दुनिया आपको जवाब देना जानती है और ईरान वॉर के बाद तो आपकी वास्तविकता और दुनिया के सामने आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप के पास भी समय है, संयमित रहे, सोच समझकर बयान दे। नहीं, मैं एक समीर जी से एक बात और जोड़ता हूँ इसमें कि जो ये कहीं ना कहीं ट्रंप की जो विवशताएं हैं उसको दिखा रहा है, उनके आत्मविश्वास की कमी हो रही है ये दिखा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है, कल भी प्रेस वार्ता में उससे किसी ने पूछा कि आप अमेरिका किस मुंह से जाओगे, और वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के बाद जो अमेरिका को मिला है और जो ईरान ने पाया है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो अमेरिका ये युद्ध कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से हार चुका है। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विचार इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसी तरीके से ध्यान भटकाया जा सके। जहां तक भारत का सवाल है, ये हर्ष जी ने भी कहा, विजय जी ने भी कहा कि भारतीय नेतृत्व जो है वो बिल्कुल गहराई से और साख और मैच्योरिटी से काम करता रहा। इनफैक्ट ये भी हुआ कि कई बार विपक्षी दलों ने
प्रधानमंत्री मोदी पर इस मुद्दे को लेकर कई बार निशाना साधा कि अमेरिका भारत की विदेश नीति को संचालित कर रहा है और अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन भारत ने बिल्कुल मैच्योरिटी से, गहराई से इन सभी पिछले 5-7 महीने में जितने घटनाक्रम हुए उसको परखा, जांचा और उसका प्रतिफल भी आज मिल रहा है, क्योंकि भारत की साख इस युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और उसमें इसलिए भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया जा रहा है। और ये ट्रंप का ये कहना कि मोदी इज अ टफ कुकी, कहने का मतलब ही यही है कि जब भारतीय राजनयिक वार्ताएं करते हैं, जब बार्गेनिंग होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस प्रकार की बार्गेनिंग होती है और उस बार्गेनिंग के बाद आप देखिए जिस प्रकार से आप अभी पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान ने इसको अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मीडिएटर माना जा रहा था और हुआ क्या, पाकिस्तान को उस पूरे मीडिएशन प्रोसेस से बाहर आना पड़ा। तो वैसी स्थिति में भारत ने अपने आप को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया है और वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की साख इससे बढ़ रही है। अब देखिए, जिस युद्ध में वो फंस गए, जिसको लेकर डील भी डन हो गई है, समझौता भी हो गया है, उसके बावजूद क्या हो रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर सिग्नेचर तो हो गए हैं, लेकिन बातचीत से पहले डील डिरेल होती नजर आ रही है। इजराइल के लेबनान पर हमलों से ईरान नाराज है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर समझौता टूटेगा तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका को सभी मोर्चों पर जंग खत्म करानी होगी, तो उधर इजराइल ने कह दिया है कि दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएंगे। जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा कि सेना तो हटाना पड़ेगी, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इससे साफ नजर आता है कि सीज फायर ज्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं। ऐसे में अगर इजराइल सीज फायर तोड़ता है तो ट्रंप की पीस डील लटक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली औपचारिक बातचीत टाल दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पीस डील का क्या होगा? इजराइल अगर नहीं मानेगा तो क्या फिर से युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे? और ट्रंप के लिए ये कहना ईरान का कि इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। हर्षवर्धन जी, किस तरफ बढ़ रहा है ये सिचुएशन, किस तरफ बढ़ रही है? समझौते पर साइन होने के बाद लगा कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन क्या वाकई में शांति आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि शांति के अलावा कोई विकल्प नहीं किसी के पास। और अब जिसको कहते हैं ना कि जहां हम जा चुके हैं वो शांति होगी जरूर। ये ठीक बात है कि चूंकि इजराइल का अपना एक, जिसको कहते हैं कि लेबनान को लेकर उसके अपने कंसर्न हैं, उसके अपने रिजर्वेशंस हैं और वो उस पर बहुत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच का समझौता है वो लगभग डन है। और मैं तो ये मानता हूं कि बहुत पहले से डन हो गया था। उसका तरीका वो लोग निकाल रहे थे कि कैसे हम लोग बातचीत करें कि दोनों का अपना रह जाए। और एक जो पिछले उसमें मेरी एक लाइन की टिप्पणी रह गई थी, ट्रंप के कर्मों की वजह से अमेरिकी पराभव की पटकथा दिनों दिन और मजबूत होती जा रही। जैसे वो कह रहे थे ना कि हॉलीवुड के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो ट्रंप जैसा भी कोई कैरेक्टर जो है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा खत्म होगा। 5 साल में अमेरिका की पूरी जो एक, जिसको कहते हैं पावरफुल पोजीशन है, जो बार्गेनिंग पोजीशन है, जो डोमिनेट करने वाला है, वो खत्म होने की स्थिति दिख रही। ईरान के साथ हुआ सौदा इसी का एक प्रमाण के तौर पर। फिर ये हालात सुधरेंगे कैसे? इजराइल पीछे हटने को तैयार है नहीं। इजराइल कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे, लेबनान कह रहा है जब तक आप सेना नहीं हटाएंगे, हिजबुल्लाह कह रहा है जब तक आप सेना नहीं हटाएंगे तब तक हम ये हमला हमारा ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो ये सिचुएशन सॉल्व कैसे होगी विजय जी? सॉल्व नहीं, इसी तरह से चल रहा है। रोज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जब वो समझौता हो गया तब भी हमें भरोसा नहीं हो रहा। आज ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है ऑटोमेट, उससे किसी को भरोसा नहीं है। और उनके सबसे विश्वस्त लोगों में से एक है नेतन्याहू। लेकिन आपने जब समझौता किया तो इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ठीक है, इजराइल जिस चीज को लेकर युद्ध कर रहा है, जंग जहां शुरू की, जंग तो इजराइल ने शुरू की थी ना, अमेरिका ने तो की नहीं थी। तो इजराइल ने जहां शुरू की थी, तो क्या उसके जो टारगेट्स है, क्या जो उसका गोल है, क्या जो वो मकसद उनको पूरा करना चाहता है, उसको उसने पूरा कर लिया, अचीव कर लिया? नहीं। क्या उनकी राय ली गई कि भाई इस पर क्या करना चाहिए? क्या उनकी भूमिका इसमें कोई रही? वो नहीं रही। तो उस वजह से अब भी वो लगातार झगड़ा हो रहा है। लेबनान में जो हुआ है हमला, इजराइल जो कर रहा है, ईरान जो कर रहा है, तो इसको बहुत मुश्किल काम होगा। और सबसे बड़ी बात होती है क्रेडेंशियल्स की। यदि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई बात को मानने के लिए, लेकिन आपके क्रेडेंशियल्स ही नहीं हो कि आज आप कुछ कहते हैं कल कुछ और करते हैं, तो उससे बड़ी मुश्किल हो रही है। रास्ता अभी मुझे दिख रहा है कि कोई युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर फिर से नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा समझें कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, वो भी नहीं है जब तक कि। और इजराइल जो है ना, बहुत मतलब मुझे पता नहीं सही शब्द है कि नहीं, सिनिकल कंट्री है।
मतलब सिनिकल का मतलब वो अपने सम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं, भले ही अभी नेतन्याहू साहब हो, कोई भी वहां पर होगा वो इसी तरह से बिहेव करेगा। अब देखिए, जब से ट्रंप ने ईरान के साथ डील का ऐलान किया है तभी से इजराइल इसका विरोध कर रहा है। डील की पहली शर्त लेबनान पर हमले रोकने की है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान में हमारा मिशन कोई भी नहीं रोक सकता। उनके रक्षा मंत्री बेन गिवर तो डायरेक्ट ट्रंप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जवाब दिया। वेंस ने कहा कि इजराइल भूल गया है कि पूरी दुनिया अगर कोई नेतन्याहू से सिंपैथी रखता है तो उसका नाम ट्रंप है। अमेरिकी हथियारों ने इजराइल को ईरान से बचाया है, ये बात उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। That Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons. देखिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे समीर जी, वही है कि इजराइल मान नहीं रहा, आपने उसे ट्रस्ट में नहीं लिया, बातचीत नहीं की, समझौता आपने साइन कर दिया है, पीस डील आपने साइन कर ली है, लेकिन नेतन्याहू जब अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो आप उनको ये भी बता रहे हैं कि हमने कितने एहसान किए हैं आप पर, अगर हम नहीं होंगे तो फिर आपका क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान से समझौता किया, इजराइल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल को लगता है कि भाई अमेरिका ने पूरी तरीके से हमारे हितों को नजरअंदाज कर दिया है और ट्रंप और ईरान ने अपना अपना स्वार्थ देखकर इस सीज़फायर को अंजाम दिया और इजराइल को पूरी तरीके से उसके हित को नजरअंदाज कर दिया गया है। और यह नाराजगी नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, इजराइल के तमाम नेताओं ने कहा, और ट्रंप ने यह बात भी कहा कि भाई मैं नेतन्याहू को समझा लूंगा, लेबनान तो उसको हमले रोकने होंगे। और जिस तरीके से जेडी वेंस का बयान आया, ये बता रहा है कि भाई इजराइल में और अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल लेबनान पे हमले को रोक नहीं रहा, लगातार कर रहा है। और इजराइल ने बता दिया कि भाई आपका ईरान से समझौता हुआ है, वो आपकी शर्तों पे हुआ है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारे हित हम पहले देखेंगे। अगर हिजबुल्लाह हम पे हमले करेगा और हिजबुल्लाह, हमें लगता है कि हिजबुल्लाह की वहाँ उपस्थिति है, तो हम और दक्षिण लेबनान पे हमले करते रहेंगे, उसे रोकने नहीं वाले। यह बात तय है कि किसी भी स्थिति में इजराइल दक्षिण लेबनान से अपनी सेनाओं को वापस नहीं करने वाला है, भले ट्रंप कहे या कोई कहे। अब जितने जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, इजराइल उसे अपने कब्जे में लेकर चलेगा, वो किसी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। अब ये देखना है कि ईरान का रुख क्या होता है। क्या ईरान अमेरिका से कहता है कि भाई हम समझौता तोड़ देंगे अगर जगह खाली नहीं, इसमें ट्रंप क्या भूमिका निभाते हैं, क्या ट्रंप नेतन्याहू से बात करके उनको तैयार करते हैं, बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी जो समझौता हुआ है वो बहुत नाजुक डोर के ऊपर है, ये कभी भी टूट सकता है। आने वाले मुझे लगता है कि कुछ दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या तो इजराइल मानेगा या ईरान फिर समझौता तोड़ेगा। अमेरिका की भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। सर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, 10 मैं सेकंड एक सेकंड में यही बात कर, देखिए ऐसा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो फॉरेन पॉलिसी होता है उसके लोकतांत्रिक इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी उस पर प्रभाव करता है। अब देखिए, अमेरिका में भी जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो अमेरिका में अब ट्रंप के बहुत सारी चीजों को प्रश्न कर रहे हैं, और इजराइल में भी हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में भी लोगों को लग रहा है कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, और इजराइल में भी ऐसा लग रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने गलतियां की हैं। उन दोनों को समायोजित करने के लिए इजराइल की तरफ से भी वक्तव्य आ रहा है, और जेडी वेंस की इस प्रकार की भूमिका बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये दरअसल अमेरिकी इतिहास में इस प्रकार से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति इस प्रकार से बहुत कुछ है जो अमेरिकी इतिहास में नहीं देखा जाता था, लेकिन अब वो देखने को मिल रहा है, और वो सब कुछ ट्रंप की वजह से है, जो ट्रंप इन दिनों कर रहे हैं।